बनाई गई है केवल और केवल उन बच्चों के लिए जो होने वाले हैं बिल्कुल ही फेल, कि सर अब तो मामला बिल्कुल हमें डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से 2 या 3 वीडियो आएंगी, इनको आपको कम्प्लीटली देख लेना है। ये हम बताएंगे आपको कुछ मॉडल पेपर्स और बाद में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ आपको वो ही पढ़ने हैं, उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ना, जिससे आप खाली पास हो सकते हो। बाकी जो बच्चे स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी साल मेहनत की है, तो वो केवल और केवल पेपर का पैटर्न समझें कि किस तरीके से हमारा पेपर आने वाला है। इसके अलावा वो इस वीडियो को ना देखें, बल्कि पेपर को खुद ही सॉल्व करें। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो पेपर हमारे पास आने वाला है वो होगा बेटा 56 मार्क्स का। इसमें कुछ सेक्शंस आएंगे, जिनमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर ए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी बोर्ड की नोटबुक होगी, जो आपको कॉपी दी जाएगी, उसमें आप सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे। यहाँ लिखोगे सेक्शन ए, उसके बाद लिखोगे आंसर नंबर 1 में देखो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 9 क्वेश्चंस हैं। तो आप लिखोगे 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3। चाहे आपको मान लो थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, तो बेटा इसके लिए आप यहीं पर जगह छोड़ दें, जो आते हैं उनको करते जाएं। बाद में अगर आपको कहीं से आ जाए याद इधर उधर से, तो आप उसको फिल कर सकते हो। समझ में आई बात नहीं आई? ऐसा नहीं कि सर 1 का 1 तो यहाँ कर दिया, 3 पेज बाद 1 का 3 कर रहे हो, तो वहाँ से मिस हो सकता है, चेकिंग करने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसको देखे नहीं, तो हम करके भी सही आएँ और नंबर भी नहीं मिले। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको इस तरीके से सोल्व उसको करना पड़ेगा। चलिए आइए बिना देर के लिए शुरू करते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में मिलेंगे आपको 9 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होगा बेटा 1 मार्क्स का। दूसरी बात, इसमें मिलेंगे आपको MCQs। तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन ये है कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है F, और उनके मध्य की दूरी को कितना गुणा कर दिया जाए 3 गुणा, तो आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा। तो बेटा याद रखें, इसके लिए सूत्र आता है हमारे पास F बराबर K(Q1)Q2 अपॉन में R²। बिल्कुल, 2 आवेश हैं तो दूरी को 3 गुना कर दिया। दूरी कहाँ है बेटा? R²। तो पूछ रहा है बल कितने गुना हो जाएगा, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल दूरी के वर्ग के। तो दूरी को 3 गुना किया है, तो 3 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो बल कितना आ जाएगा? F बराबर F 1/3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब रेशो आएगा आपके पास में 1:9। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट 1:9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध तार ए और बी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। 2 प्रतिरोध तार हैं जो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। तार ए की कुल लंबाई बी से दुगनी है। तार ए की कुल लंबाई व त्रिज्या बी से दुगनी है। अच्छा, जो तार ए है उसकी लंबाई और त्रिज्या बेटा दोनों कितनी है? दुगनी है। तो ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो दुगनी है तो अनुपात कितना हो जाएगा बताओ? ए का तो होगा 1 और बी का कितना हो जाएगा 2। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल क्या बन सकता है बेटा, जो बना है कई बार पूछा गया है PYQs के अंदर पिछले ईयरों में, कि क्या पूछता है वो अपन से कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। लंबाई दुगनी कर दोगे प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। अच्छा, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। आप क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। लेकिन बेटा इसमें कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि प्रतिरोधकता के अनुपात बताइए। ये सवाल पूछा भी गया है 2-3 साल पहले कि प्रतिरोधकता का अनुपात। तो प्रतिरोधकता का अनुपात 1:1 आता अगर सवाल होता तो, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखते हुए चलें, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो केवल इन्हीं को डिस्कस करना है। इनसे मिलते जुलते यानी इसके आगे और इसके पीछे के क्वेश्चन भी मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंज का नियम क्या बताता है। तो बेटा याद रखें, लेंज का नियम जो है वो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। लेंज का नियम क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। और इसके साथ में एक और नियम है फेराडे का नियम। फेराडे का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बताता है। तो क्वेश्चन ये है, लेंज का नियम क्या बताता है? कि लेंज का नियम बताता है प्रेरित धारा की दिशा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 5। उसमें है बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकनशीलता में सही संबंध है। चुंबकन प्रवृत्ति तथा चुंबकनशीलता में सही संबंध क्या है? काई एम बराबर μr - के 1। ये रिलेशन आपको याद रखना है।
और चैप्टर नंबर 5 में जाके बेटा इनकी परिभाषाएं भी आप एक बार देख लें, या फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा समय मिला तो। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 5, म्यू नोड को क्या बोलते हैं बेटा? पारगम्यता। और एप्सिलॉन नोड को क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। और क्रमशः अच्छा लिखा हुआ है देखो, पारगम्यता तथा विद्युतशीलता हैं, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होगा? अब सर ये क्या दे दिया बेटा? ध्यान रखें, वेग का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर 1/√ऑफ म्यू नोड इंटू में एप्सिलॉन नोड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या सर यहाँ तो C लिखा हुआ है बेटा, वेग को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास में, डुअल नेचर ऑफ लाइट या प्रकाश की द्वैत प्रकृति से। क्वेश्चन नंबर 6, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे 6 नंबर का MCQ है, ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति में से आ रहा है, तो आपके एग्जाम में भी ये जो 6 नंबर पर आएगा वो उसी चैप्टर में से आएगा। क्या कह रहा है बेटा? न्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग बताइए कितना होगा। तो सर संवेग कैसे निकालेंगे? तो बेटा यहाँ लिखा रखा है देखो हमने, संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। लेकिन फोटोन की जो चाल होती है वो किससे लिखते हैं हम लोग? C से। तो P बराबर m इंटू सी आ गया। अच्छा सर, अब अपने को m निकालना है कि फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है। तो आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ रखी होनी चाहिए। E बराबर क्या होता है? mc²। और प्लांक के नियम के अनुसार E बराबर क्या होता है? h न्यू। अगर मैं दोनों इक्वेशन को बराबर करता हूँ कि सर mc² बराबर h न्यू, तो यहाँ से आप मुझे बताइए m की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h न्यू अपॉन c²। अबे इसको नीचे लेके आ जाऊँगा ना। अब m की वैल्यू बेटा यहाँ अगर आप पुट कर देते हो, देखो घबराओ मत, बिल्कुल तसल्ली से चलते रहो। h न्यू अपॉन में c² इंटू में c से गया c, तो आंसर आ गया h न्यू अपॉन c। दैट मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? इस तरीके से हमारे 6 नंबर हो चुके हैं पक्के। इसी के साथ चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, तो बने रहिए हमारे साथ। निम्न में से कौन सा तत्व दाता अशुद्धि है? अशुद्धि यानी सेमीकंडक्टर अर्धचालक वाला चैप्टर सबसे लास्ट। दाता अशुद्धि बेटा कौन सी होती है? ध्यान रखो, नेहा पूजा आशा, नेहा पूजा आशा सब बीमार, ये तो हैं दाता अशुद्धि। और बैंगन आलू गाजर, ये हैं आपकी बैंगन आलू गाजर, ये हैं आपकी ग्राही अशुद्धि। तो बेटा दाता अशुद्धि पूछिए तो दाता देख ले, नया पूजा आशा है क्या? आलू बैंगन गाजर, गलत जवाब, गलत गलत गलत। पूजा आ गई बेटा, पूजा मतलब फास्फोरस। समझ में आया नहीं आया? आवाज़ थोड़ी देखो ऐसी है क्योंकि हमारा गला बैठा है, लेकिन हमें लगा कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए, तो ये हम आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान बताइए। माध्य धारा कितनी होती है? देखो, माध्य का मतलब हो गया पूरे चक्र में धारा का मान कितना होता है? 0। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या सवाल पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि आधे चक्र में धारा का मान बताइए। तो आधे चक्र में धारा का मान कितना हो जाएगा? 0.637 IM। ठीक है बेटा, ध्यान रखें 0.637 IM, ये तो आधे चक्र में है और पूरे चक्र में होता है 0। क्लियर है? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के टोरॉइड में 1000 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 1000। इसमें धारा कितनी जा रही है? 0.1 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है अक्ष पर। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बेटा आपको याद रख लें, सूत्र होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। आर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटी का मतलब 10⁻²। एन दे रखा है आपको 1000, आई दे रखा है 0.1। सारी वैल्यू पुट करो, कहानी खत्म करो। ये देखो बी बराबर म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? बोलो 1000। 1000 का मतलब 10⁻³ लिख दूँ बेटा मैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा है ना? 10⁻³ लिख दिया। ठीक है साहब। आई कितना है बता? कि आई है सर 0.1। ठीक है, 2 की जगह बेटा 2 लिखोगे, पाई की जगह पाई लिखोगे, आर की जगह क्या लिखोगे बताओ आप? आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस शायद आपको दे रखी कितनी? ये 10 गुणा 10⁻²। आप सोल्व कर लो इसको, बताओ सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई से तो गया पाई, 2 से गया ये कितनी बार? 2 बार, 2 दूनी 4। तो देखो ऊपर आ गया बेटा 2। और पावर्स को सोल्व करने के बाद अब जब इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएं तो मुझे ऐसा लगता है शायद आगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 10 10 और ये भी 10, यानी 10 10 10 10 10 है, यानी 2 अब कैंसिल आउट होने की संभावना कम है। तो ऑप्शन में देख ले 2 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? 8 है नहीं है, 6 है नहीं है, 4 है नहीं है, यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास? 2। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया।
बात समझ में आई नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अब चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है? तो बेटा अनंत पर बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होगा? 0। किस आपको कैसे पता? सूत्र याद रखो, विभव का सूत्र होता है के क्यू अपॉन में आर। अगर आर की वैल्यू अनंत रख दोगे तो विभव का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर बटे मीटर। ठीक है। प्रेरण भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्रेरण भट्टी में से पूछे जा सकते हैं। प्रेरण भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है बेटा, ध्रुवण ही वह घटना है जो बताती है कि प्रकाश की तरंगें किस प्रकृति की होती हैं। अब याद करो, ध्रुवण की जो घटना है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती है। तो क्या कह रहा है? ध्रुवण ही वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की हैं। यानी उनका ध्रुवण हो गया तो अनुप्रस्थ है, ध्रुवण नहीं हुआ तो अनुप्रस्थ नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाता है हमारा फिनिश। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड भी इसी का हिस्सा है। अभी तक हमारा सेक्शन है खत्म नहीं हुआ, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है। अब सुनो, अगर तुमने यहाँ तक सेक्शन ए भी बेटा कंप्लीट कर दिया तो पास तो अपन यही हो गए। अब तो अपन को ज़्यादा नंबर लाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखते चले फटाफट से। देखो वीडियो बंद करके नहीं जाना है कि चलो पास हो गए अब चलो, नहीं, सुनो ध्यान से। क्या कहता है बेटा? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध लिखिए। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध क्या होता है कि सर E बराबर माइनस dV अपॉन dr, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि V बराबर माइनस समाकलन E डॉट dr। फॉर्मूला याद रखें इसका, कैसे भी पूछ ले कोई टेंशन नहीं। समांतर पट्टिका का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित का मतलब होता है नाम अंकित करो। तो समांतर पट्टिका का चित्र बेटा यही है। देखो, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव। क्या दूसरी प्लेट को हम लोग ग्राउंड कर देते थे क्या? बिल्कुल कर देते थे। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? d। मान लो एक प्लेट है a, दूसरी प्लेट है b, एक पर आवेश प्लस q, दूसरे पर आवेश माइनस q। बस कहानी खत्म। ये किसका चित्र हो गया हमारे पास में? समांतर पट्टिका का नामांकित चित्र हो चुका है। इसके बाद देखो ऊपर है शायद पेज, इसके अंदर 7वां पेज ये रहा। देखो ये आ गया, लैम्डा प्रतिरोधकता के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दें। लंबाई क्या कर रहा है बेटा? ये दुगनी कर रहा है, कर ले भाई। अब इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? देखो ये सवाल मैंने आपको पहले बताया था MCQ के अंदर, और सच बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इस पे कई बार पूछा गया है ना। तो प्रतिरोधकता भाई, तू तार को खींच के दुगना कर ले, तिगना कर ले, 4 गुना कर ले, तुम्हारे घर तक ले जा खींच के। प्रतिरोधकता तो इसकी परिवर्तित ही रहेगी। तो सर परिवर्तित क्या होगा? परिवर्तित होगा बेटा प्रतिरोध। बात आगे समझ में नहीं आ गई? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा, मेलस का नियम क्या है? मेलस का नियम बेटा प्रकाश के ध्रुवण वाले में से है ना, वेव ऑप्टिक्स में से, किरण तरंग प्रकाशिकी में से। ठीक है। तो मेलस ने पता है क्या नियम दिया? देखो, ध्रुवण से संबंधित है, यानी जब प्रकाश किरण जाती है कहाँ से गुजरती है? वो ध्रुवक तथा विश्लेषक से गुजरती है। याद करो, इस तरीके से हम बनाते हैं ध्रुवक, फिर दूसरा बनाते हैं हम लोग विश्लेषक। दोनों में से क्या होती है? गुजरती है। तो इन दोनों के मध्य का जो कोण है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोज्या। कोज्या का मतलब कोस, यानी मान लो इन दोनों के मध्य का कोण है थीटा। थीटा का क्या ले लो आप? कोस। तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा। और उसका वर्ग कर दो, वर्ग कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा हुआ है, जब ए ध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है, पारगमित का मतलब आर पार चला जाता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात आई समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा। मतलब सर हम इसको याद कर लें तो काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। थीटा किस किसके बीच का एंगल है? थीटा है बेटा ध्रुवक तथा विश्लेषक के बीच का एंगल। और कोस लगा दिए तो कोज्या हो गया, और साथ में क्या लगा दो आप? स्क्वायर लगा दो। समझ में आगे नहीं आ गया? नेक्स्ट, इन वाले चैप्टर में से तो बेटा गिने चुने क्वेश्चन यही बनते हैं कि नति कोण का मान बताइए 90 डिग्री कहाँ पर होता है। या फिर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है। तो ध्यान रखोगे कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। ध्रुव पर 90 डिग्री होता है नति कोण का मान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6
कि संधारित्र की ध्रुवता बताइए कि संधारित्र की ध्रुवता किस तरीके से होगी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एन पोल को पास लाते हैं तो ये कुंडली किसकी तरह व्यवहार करती है, एन की तरह, और साउथ को लेके आएंगे तो किसकी तरह व्यवहार करेगी, ये साउथ की तरह व्यवहार करेगी। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, जो करंट उसका फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा आपका इधर से देखूंगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब यहाँ से करंट आ गया यहाँ पे। तो मतलब ए जो है, ए की ध्रुवता तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और बी की ध्रुवता कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। क्लियर है। उसके अलावा बेटा एक और क्वेश्चन है, निम्न विकिरणों की आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखो। आवृत्ति को किस में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। कि सर आवृत्ति का पता कैसे चलाएंगे, देखो सबसे पहले तो देखो एक्सरेज, सूक्ष्म रेज, पराबैंगनी और रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, उसके बाद सूक्ष्म की, उसके बाद पराबैंगनी, उसके बाद एक्स किरणों की। सर ये पता कैसे चलेगा, बेटा हमने एक वीडियो बना के डाल रखी है, उसके अंदर सभी किरणों के बारे में टेबल बना के लिखा हुआ है पूरा डिटेल उसके अंदर, तो वहाँ से आप एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा तार्किक द्वार वाला, के निम्न तार्किक द्वार के लिए सत्यापन सारणी बनाइए। अब सर पता किस चलाएंगे कौन सा द्वार है, देखो बेटा ये तो आपको नजर आना चाहिए कौन सा है, ये तो एंड है ना, और एंड में साथ में क्या लगा हुआ है बताओ, ये बिंदी लगी हुई, ये इसका मतलब ये नोट हो गया, मतलब एंड प्लस नोट, एंड प्लस नोट क्या बन गया, नैंड, एंड प्लस नोट क्या बन गया, नैंड बन गया। तो देखो कैसे करूँगा, जीरो प्लस जीरो कितना होगा, जीरो, जीरो प्लस वन कितना होगा, वन, वन प्लस जीरो कितना होगा, वन, और वन वन कितना होगा, वन। ये तो कौन सा गेट होता है बेटा, और होता है ना। अब पूछा कौन सा अपन से, एंड, तो एंड के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और आउटपुट, ए डॉट बी। तो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो का वन से जीरो, वन का जीरो से जीरो, वन का वन से वन होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तो हुई एंड गेट, ठीक है। दूसरा गेट बता रहा हूँ, तीन गेट पूछेगा इसमें। अब आते हैं नैंड पर। तो नैंड अगर ये बिंदी कहीं लिखी दिख जाए तो इसका उल्टा कर दो, यानी जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो। तो ये हो जाते हैं आपके दो सेक्शन कंप्लीट। अब आता है सेक्शन नंबर 3 जिसको बोलते हैं खंड बे।